हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास चैप्टर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पलर सोल्व करने वाले हैं। बेटा इसकी इंट्रोडक्शन प्लस इसकी जो आपके एनसीईआरटी के सोल्यूशन है वो सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक करना। तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं? इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट पे है, को इंसिडेंट है, पैरेलल है, या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, 2 पॉइंट है। इसको तो वैसे ही खत्म कर दो क्योंकि 2 पॉइंट पे तो मतलब जहाँ तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है या कोइंसिडेंट होती है या पैरेलल होती है, और तो कोई चौथी ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखना यहाँ पे उसने कैसे उलझाया, उसने बोला ग्राफिकली बताओ। बेटा जब ये है ही एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में तो हमने ऑप्शन टिक करनी होती है, चाहे आप उसको ग्राफ से सोल्व करो चाहे एलिमिनेशन से करो, जो मर्जी करो। तो उसने आपको ऐसे पागल बना दिया ना। ठीक है, बच्चे बैठ जाएंगे ग्राफिकली बनाने। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग दी रेशो कर लेंगे। अच्छा ये अपना A1 है, ये अपना A2 है, तो A1 अपॉन A2 कितना आ गया? 3 आ गया। सिमिलरली ये B1 है -3 और ये B2 है -1, तो B1 अपॉन B2 ये भी कितना आ गया? 3। दो ऑप्शन तो सेम आ गई, तो तीसरे पे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं होगा, है ना। इंटरसेक्टिंग के लिए ये दोनों अनइक्वल थी। फिर देखते हैं बेटा 10/9 दैट इज C1/C2, 10/9 ये तीसरे के इक्वल नहीं है। अब दो रेशोज इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, इट मीन्स क्या होता है? नो सोल्यूशन, जिससे कि हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नाउ द सेकंड वन इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस। कौन सी दो इक्वेशंस ये दे रखी हैं? हैव यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, इसको फिर से खत्म कर दो, टू सोल्यूशन नहीं है। इन्फाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन। अब अगेन कंपेयरिंग द रेशो कर लो बेटा। A1/A2, ये देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ। A1/A2 कितना हो गया? ये वाली चीज़। ये B1/B2 क्या है? 2/-6, 2/-6, ये भी कितना हो गया? -1/3। तो ये दो तो सेम आ गए। तीसरा देखते हैं बेटा 5/1, 5/1 क्या होगा? 5 होगा। अगेन पैरेलल लाइंस आ गई, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है नो सोल्यूशन, तो ऑप्शन डी विल बी दी राइट वन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में इफ़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट दे रखा है, तो लाइंस विल बी। अच्छा कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या आता है? जिसका सोल्यूशन आ रहा है, तो पैरेलल लाइन तो है नहीं। ठीक है, तो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि को इंसिडेंट में भी तो सोल्यूशन आता है। इसी तरह से ऑलवेज को इंसिडेंट ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग में भी तो सोल्यूशन आ रहा है। तो या तो इंटरसेक्टिंग होगी या को इंसिडेंट होगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये तो आपके कॉन्सेप्ट हैं, बुक में लिखा हुआ है सारा। ठीक है ना, कोई सोल नहीं है इसमें। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7। अच्छा अब ये वन सोल्यूशन है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, टू सोल्यूशन को तो काट दो पहले। अच्छा अब y = 0 और y = -7 है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ऐसे करके, तो y = 0 तो ये हो गया अपना x एक्सिस, और y = -7 तो कुछ इस तरह की ना हो गई। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ ना सिंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बेटा y = 0 और y = -7 ये तो पैरेलल लाइंस होगी ना, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या आता है? नो सोल्यूशन, सिंपल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a और y = b ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं? पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट एट b, a, कोइंसिडेंट लाइन, या इंटरसेक्ट एट a, b। ठीक है, अब देखो पहले x = a, y = b है। ठीक है, इसको मैं वेट अ मिनट ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये लो। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x = a का मतलब क्या हो गया बेटा? x = a का मतलब हो गया कुछ इस तरह की लाइन है ये। x = a आपने 9th क्लास में सीखा है ना कैसे ड्रॉ करना है। अब y = b है, y = b कुछ इस तरह की लाइन होगी, y = b, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, यानी कि पैरेलल कोइंसिडेंट तो नहीं है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये पॉइंट कौन सा बेटा? देखो ये पॉइंट कौन सा है? x की वैल्यू यहाँ पे a आएगी और y की वैल्यू b आएगी, यानी कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है a, b पॉइंट पे, b, a पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, मैंने इसका यूट्यूब पे सोल्यूशन डाला हुआ इस क्वेश्चन पेपर का, ये स्टैंडर्ड में आया था। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन, ये दो जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। उसने बोला के की वैल्यू बताओ जब ये को इंसिडेंट लाइन होगी, तो सोल्व करके देख लेते हैं। अच्छा को इंसिडेंट में क्या होता है बेटा? A1/A2 दैट इज़ 3/6 किसके इक्वल होगा? B1/B2, यानी कि -1/-k किसके इक्वल होगा बेटा? C1/C2। अच्छा इस 16 को बेटा इधर लेके आओ, ये लेफ्ट पे है ये राइट पे है, सी आपका ना हमेशा एक ही साइड पे होना चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में हो। ठीक है, जब इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो +16 हो जाएगा, तो C1/C2 आ जाएगा 8/16। ठीक है, अब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये 1/k है, यानी कि जो 1/k है वो 1/2 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं अक्सर ही।
चलिए 7 देखते हैं। इफ़ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ के। ये दो लाइन्स दे रखी हैं और उसने बोला कि ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो के की वैल्यू बतानी है अपने को क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पैरेलल था, मतलब यहाँ पे कोइंसिडेंट था, तीनों इक्वल हो गए। अब पैरेलल है तो तीसरे के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने के की वैल्यू बतानी है। तो ये देखो पहले क्या आ जाएगा बेटा 3/2, तो पहले क्या आ जाएगा 3/2 किसके इक्वल होगा, b1/b2 दैट इज़ 2k/5 किसके इक्वल होगा 2k/5 और किसके इक्वल नहीं होगा तीसरे वाले के 2/1। अब देखो फिर से गलती नहीं करनी, यहाँ पे 1 लेफ्ट में है, यहाँ पे 2 राइट में है। ठीक है, तो जब इसको भी लेफ्ट में लेके आएंगे तो -2/1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा -2/1। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सारे इक्वल वाले हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, हम फर्स्ट 2 को कंसीडर कर लेंगे। तो 3/2 किसके इक्वल है 2k/5। ठीक है, अब ये 2/5 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 इक्वल्स टू के, यानी कि जो अपना के है के की वैल्यू के आगे सिंपली 15/4। ओके, जो अपना के है के की वैल्यू के आगे सिंपली 15/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, अब 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन से इज इफ द लाइन्स गिवन बाय cx minus y is 2 and 6x minus 2y is 3 will have infinite many solution then c equals to, अगेन फिर से वही बात है, कितने सोल्यूशन है बेटा, इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, तीनों रेशो सेम आ जाएंगे। तो आप देख लो ये रेशो वालों ने एमसीक्यू कितने आसान कर दिए अपने, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई एलिमिनेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। बात को समझे ना, कितने आसान काम कर दिया। चलिए, तो सी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, पहले मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे सी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या थी 6x माइनस 2y इज 3। सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3। ओके, अब देखना बेटा ध्यान से, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो a1/a2 यानी कि c/6 किसके इक्वल होगा b1/b2 यानी -1/-2 किसके इक्वल होगा बेटा c1/c2, दोनों सेम साइड ही हैं इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो ये इक्वल होने चाहिए ना, लेकिन इनको देखो बेटा 1/2 और 2/3 ये क्या सेम है, ये तो सेम ही नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला गया कि इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है कि ये तीनों रेशो सेम आएंगी, लेकिन ये लास्ट 2 वाली तो सेम आ ही नहीं रही, मतलब ये इनफाइनाइट है ही नहीं है, यानी कि ये तो इन्फाइनाइट है ही नहीं है ना। आप यहाँ पे सी को 1 2 3 4 कुछ मर्जी पुट करते जाओ, इन दोनों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमेशा अनइक्वल ही रहेगी, यानी कि ये कोइंसिडेंट तो कभी बन ही नहीं सकता, जो मर्जी कर लो। तो आंसर क्या बन जाएगा, नो वैल्यू। मतलब आप सी की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, इसने इन दोनों को तो चेंज नहीं ना करना, तो ये तो कभी इन्फाइनाइट बन ही नहीं सकता, ये तो हमेशा नो सोल्यूशन आएगा, ये तो हमेशा पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, पैरेलल या इंटरसेक्टिंग कुछ भी हो सकता है। नाउ द नाइन्थ वन इज, नाइन्थ में क्या बोल रहा है, वन इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ डिपेंडेंट इज दिस। अच्छा, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट का मतलब कोइंसिडेंट ही होता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। ये कोइंसिडेंट है, उसकी एक इक्वेशन दे दी, तो उसने पूछा सेकंड कौन सी होगी, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। ठीक है, सेकंड कौन सी होगी। अब क्योंकि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट में क्या है, अभी हमने देखा है तीनों रेशो सेम होती हैं, तो बस रेशो करके देख लो, जहाँ पे रेशो सेम आ रही है, ठीक है जी, वहाँ पे आपका काम बन जाएगा। तो रेशो सेम करनी है आपने। पहली ऑप्शन देखना जरा, पहली ऑप्शन में a1/a2 में करूँगा तो वो क्या बन जाएगा -5/10। ठीक है, जो कि आएगा -1/2। b1/b2 कर लो, क्या आएगा 7/14, 7/14 जो कि बनेगा +1/2। ये दोनों तो सेम आई नहीं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में देख लो तीनों सेम है कि नहीं। सबसे पहले आएगा -5/-10। ठीक है, -5/-10 हो गया हाफ। दूसरा देख लो 7/-14, तो 7/-14 हो जाएगा -1/2, ये भी दोनों अनइक्वल आ गए, तो बी ऑप्शन भी कैंसिल। सी में देख लो, सी में करोगे -5/-10। ठीक है, सी में करोगे -5/-10, ये क्या बन जाएगा हाफ, और फिर करोगे 7/14, 7/14 ये भी बन जाएगा हाफ। चलो दो तो सेम आ गई, तीसरे को देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, एक साइड पे होने चाहिए ना दोनों, तो 2 को जब लेफ्ट पे लेके आओगे -2 होगा, तो ये बन जाएगा -2/4 विच विल बी इक्वल्स टू -1/2। दो तो सेम आ गए, लेकिन तीसरा सेम नहीं आया। ठीक है, दो सेम आ गए, तीसरा सेम नहीं आया, मतलब पैरेलल लाइन ही है, तो सी ऑप्शन भी गया, तो डी विल बी दी राइट वन। करना तो इसको करके देख लो बेटा। ये देखो -5/10, अब अपने आप करो, देखो -5/10 -1/2 होगा ना, 7/-14 वो भी -1/2 होगा ना, 2/-4 वो भी -1/2 होगा, तीनों सेम आ गए, तो यही अपना आंसर था। ठीक है, चलिए, तो ऐसे इन चीज़ों को हमने पेपर में यूज़ करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सोल्यूशन इज़। उसने बोला ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन आपका यूनिक है, कौन सा है, x = 2 और y = -3।
अब बेटा आपने 9th क्लास में भी करा हुआ है कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। सोल्यूशन का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 मैं यहाँ पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आएगी। मेरी बात को समझे कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 हम इक्वेशंस में पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट साइड दोनों में सेम बनेगी। ठीक है, दोनों में से किसी एक में भी सेम नहीं बनी तो वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो बस यही हमने चेक करना है। तो पहली इक्वेशन देख लो। पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ना। वेट अ मिनट, हाँ ऐसे कर लेता हूँ। पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। देखना ध्यान से, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पे एक्स को हमने 2 और वाई को -3 पुट करना है। देख लो भाई, एक्स को 2 और वाई को -3 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 -3 जो कि -1 है, राइट हैंड साइड है। चलो एक तो आ गई। अब दूसरी देखो, 2x - 3y इक्वल टू -5। 2x - 3y इक्वल टू -5 ना। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर लो, x को हम 2 पुट करेंगे माइनस y को हम -3 पुट करेंगे तो ये बन गया 4 + 9 जो कि आ गया मतलब -1, तो सॉरी कितना था, -5 था ना, जो कि -5 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल है। मेरी बात को समझ गए ना, ऐसे चेक करना है हमने। अब दूसरी क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, 2x + 5y इक्वल टू -11 है। अब x को 2 और y को -3 पुट कर दो। x को हमने 2 पुट करा और y को हमने -3 पुट करा, ये बन गया अपना 4 - 15 जो कि -11 है। चलो पहली क्वेश्चन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी देखते हैं, 4x + 10y इज़ -22। 4x + 10y उसको हमने बनाना है -22। x को आप 2 पुट करो और y को आप -3 पुट करो, ये बन जाएगा 8 - 30 जो कि क्या बन जाएगा -22। ठीक है, राइट साइड के इक्वल आ गया, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन गलत होएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, 2/4 क्या हो गया 1/2, 5/10 क्या हो गया 1/2, -11/-22 क्या हो गया 1/2। ये तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन देगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, यूनिक सोल्यूशन, तो ऑप्शन बी भी गया। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग इसको भी चेक कर लो, 2/3 और -1/2 दोनों अनइक्वल है, मतलब कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये वाला होगा कि नहीं, इसके लिए आपको सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। तो क्या बन गया, 2x - y इक्वल टू क्या बन गया अपना 1। ठीक है, तो x को हमने 2 पुट करा, y को हमने -3 पुट करा, तो ये क्या बन गया 4 + 3 जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल। समझ गए, यूनिक सोल्यूशन दे रहा था लेकिन ये वाला नहीं, तो ऑप्शन डी बच गया। ठीक है, ऐसे चेक करना हमने। नाउ द 11th वन इज, इफ x इज a एंड y इज इक्वल्स टू b आर द सोल्यूशन ऑफ x - y इक्वल्स टू 2 एंड x + y इक्वल्स टू 4, तो हमने a और b की वैल्यू बतानी। अगेन फिर से सोल्यूशन वाला फंडा आ गया बेटा, वही वाला। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू a और y इक्वल टू b सोल्यूशन है, यानी कि मैं यहाँ पर a और b पुट करूँगा तो लेफ्ट राइट साइड सेम बन जाएगी ना। तो a - b इक्वल टू 2, पहली इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, a - b इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, a + b इक्वल्स टू 4। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, a + b इक्वल्स टू 4। मेरी बात को समझ गए। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन आ गई, उसने a b की वैल्यू पूछी है, तो बेटा हम सीधा एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो 2a = 6 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई। अब जिस ऑप्शन में a की वैल्यू 3 नहीं है उसको काट दो, इसमें a 3 है, इसमें a 5 है, इसमें a 3 है, यानी कि b हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो b के लिए क्या कर दो बेटा, a + b इक्वल्स टू 4 है, तो 3 + b इक्वल टू 4 है, यहाँ से b की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई, जो कि क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं स्केच चेंज कर लेता हूँ, ये लाइट है। 12th क्वेश्चन देखना, 12th और 13 बड़े अच्छे क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अरुणा हैज़ ओनली 1 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन। अरुणा है, ठीक है, उसके पास कितने कॉइन्स हैं, 2 ही कॉइन्स हैं, 1 रुपये वाले और 2 रुपये वाले। ठीक है, इफ़ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज़ इज़ 50, टोटल कॉइन्स उसके कितने पास हैं 50 हैं, और अमाउंट ऑफ मनी टोटल पैसे कितने पास हैं 75 रुपीज़ है। देन नंबर ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये और 2 रुपये के कॉइन बताने हैं। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, पहले तो एलिमिनेट करने की कोशिश करो। टोटल कॉइन उसके पास 50 है ना, तो यही तो नंबर ऑफ कॉइन्स है। 35 + 15 50 होता है, हाँ ये आंसर हो सकता है। 35 + 20 55 होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। 15 और 35 ये भी 50 होता है। 25 ये भी 50 होता है, 3 ऑप्शन हैं। लेकिन अमाउंट उसके पास कितने हैं, 75 रुपीज़ है ना बेटा। ठीक है, अगर 1 रुपये वाले उसके पास एक्स कॉइन है और 2 रुपये वाले वाई कॉइन है, तो यही तो टोटल अमाउंट बनेगा ना 75 रुपीज़। मैंने आपको सोल्यूशन में जब करवाया था अच्छे से बताया हुआ, इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये टोटल अमाउंट क्या हो गया बेटा, 1 × एक्स। एक्स थे हमारे पास 1 रुपीज़ वाले कॉइन, तो 1 × एक्स करेंगे, टोटल 1 रुपीज़ वाला अमाउंट आ जाएगा। 2 रुपीज़ वाले कितने कॉइन्स हैं वाई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 2 रुपीज़ वाला अमाउंट आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला के प्लस करके टोटल अमाउंट कितना है उसके पास 75 है। तो ये आप कला सीखो इक्वेशन बनाने की। ठीक है,
अब देखो x प्लस 2y इक्वल टू 75 आ गया, तो आप यहाँ पुट करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, x प्लस 2y 75। अब देखो मुझे देखते पता चल गया ये डी ऑप्शन आएगा 25, क्योंकि देख लो यहाँ पे मैं 25 पुट करूँगा और 2 मल्टीप्लाई 25 क्या हो जाएगा 50, और 50 और 25 75 ही होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज अगर आपको सोल्व करना है तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी ना, टोटल कॉइन्स उसके पास 50 है। दूसरी इक्वेशन अपने पास ये थी x प्लस 2y इक्वल टू 75, तो हम यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, ये कट गया, y माइनस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू -25, और y की वैल्यू क्या आ गई 25 यानी कि 25। ठीक है, अब y की वैल्यू 25 वो एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, बाकी कहीं 25 नहीं है, तो सीधा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हो। 13th वन इज फादर्स एज इज 6 टाइम एज ऑफ हिज सन। ठीक है, फादर की एज सन की एज का 6 टाइम है। ठीक है, 4 ईयर्स हैंस मतलब 4 साल बाद एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स एज ऑफ सन। 4 साल बाद फादर की एज 4 टाइम्स हो जाएगी। प्रेजेंट एज बतानी। सबसे पहले तो ये देख लो फादर की एज 6 टाइम है, तो ये देख लो 4 6 जार 24, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। 5 6 जार 30, ये भी आंसर हो सकता है। 6 6 जार 36, ये भी आंसर हो सकता है। 3 6 जार 18, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है जी, पहले तो डी ऑप्शन गलत हो गया। अब देख लो इन तीनों में से कौन सा ठीक होगा। उसने क्या बोला 4 साल बाद, 4 साल बाद है बेटा, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये देखो 4 साल बाद फादर की एज में 4 प्लस हो जाएगा और सन की एज में भी 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 साल बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी ना। फादर की एज क्या थी 4 टाइम थी, सन की एज से 4 टाइम थी, तो इसको 4 से कर दो आप मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी बेटा f प्लस 4 इक्वल टू 4s प्लस 16। ठीक है, तो f माइनस 4s इक्वल्स टू 12, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है ना। अब देख लो कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं तो आप सोल्व कर लो इसमें क्या। ठीक है, तो ये देखो 6 और 36 लेके चलते हैं, 6 और 36। ठीक है, फादर की, अब बेटा ये ना कहना कि मैं 36 किसको लूँ 6 किसको लूँ, ऑब्वियसली फादर को ही 36 लोगे, फादर बड़ा होगा सन छोटा होगा ना। तो फादर की एज 36 कंसीडर करो। ठीक है, -4 टाइम सन की एज आप 6 कंसीडर करो, तो क्या बन जाएगा 36 माइनस 24 जो कि 12 ही आता है। लो ये तो सी ऑप्शन ही बन गई, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी दी राइट वन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। आज बेटा हम 3.1 और 3.2 करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3.3 और उससे नेक्स्ट वीडियो में 3.4, बिकॉज वो दोनों एक्सरसाइज बड़ी हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सोल्व करना है हमने हर किसी को। डू दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, ये एमसीक्यू नहीं है, तीनों पार्ट चेक करने हैं, वैसे चलो है तो एमसीक्यू टाइप ही है। डू दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन है तो रेशो अपनी कंपेयर कर लो। बी की बात करें, इसकी पहले इक्वेशन बना लो। बी में इक्वेशन कैसे बनाओगे, इक्वेशन बनाओ x माइनस 2y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी 2x माइनस वाई, दूसरी इक्वेशन आएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगेन a1/a2 क्या आ गया 1/2, और b1/b2 क्या आ गया 2/1 यानी कि 2। दोनों सेम नहीं आए यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली सी बचेगा, फिर करके देख लो, करके देख लो। 3/2 ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये क्या बन गया बेटा 3/2। ठीक है, अगले में क्या है 1/2/3, 1/2/3 जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये 3/2 ही तो आएगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है 0/2। ठीक है, 0/2 का मतलब क्या हो गया 0। अब देख लो a1/a2 और b1/b2 सेम आया, लेकिन c1/c2 नहीं है, तो ऑब्वियसली नो सोल्यूशन ही है, पैरेलल लाइंस ही हैं। ठीक है बस। ठीक है, चलिए अब डू दी फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट में तीनों रेशो सेम करनी है, फिर से काम तो वही करना है, तीनों रेशो चेक कर लो। तो 3/7 बन जाएगा पहले में, दूसरे में बन जाएगा 1/7/3, 1/7/3। ठीक है, अब इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/1 ना, तो ये बन जाएगा 1/7। ठीक है, इंटू क्या बन ये 1/3, तो ये बन जाएगा 1/21। अब a1/a2 और b1/b2 सेम बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये यूनिक सोल्यूशन देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ठीक है, थर्ड में क्या बेटा x/2/4। ठीक है, थर्ड में क्या है x/2/4, अगेन सॉरी x नहीं आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, अगेन इस 4 को 4/1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 1/4 जो कि 1/8 आएगा। पहली तो ये आ गई रेशो। दूसरी देख लो बेटा 1/8, दूसरी तो है ही 1/8 है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देख लो बेटा 2/5/5/16, क्या आ गई थर्ड 2/5/5/16, करके देख लो सोल्व। 2/5/5/16, अब इसका रेसिप्रोकल होगा 2/5 इंटू 16/5। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, 2/5 2/5/5/16। ठीक है,
2/5, तो ये क्या बन गया बेटा, ये 1/8 के इक्वल तो आया ही नहीं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 32/25, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत होगी। ठीक है, अब आप क्या कहोगे सर ये एमसीक्यू नहीं है, आप ये ना कहना कि तीनों ऑप्शन गलत हो गए। बेटा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, ये 3 पार्ट्स थे। ठीक है, तीनों में से किसी भी पार्ट का आंसर कोइंसिडेंट लाइन नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में है आर दी फॉलोइंग पेयर इज़ कंसिस्टेंट, फिर से वही बात है। अब हमने चेक करना है कि ये पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, कर लो चेक भाई साहब, दूसरा चेक कर लो भाई साहब। दूसरा क्या आएगा 3/5/1/5। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 3/5/1/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/5 इंटू 5/1, यानी कि पहली रेशो तो 3 आ जाएगी। ठीक है, दूसरी रेशो देखो -1/-3, दूसरी रेशो क्या आ जाएगी -1/-3, जो कि 1/3 आएगा। अब 3 और 1/3 सेम तो होते ही नहीं है, नहीं सेम होते यानी कि यूनिक सोल्यूशन आ गया, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कंसिस्टेंट है, तो दूसरा भी ठीक है। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ बेटा ये एमसीक्यूज़ नहीं है, एमसीक्यूज़ नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ना कहना कि सारे ऑप्शन गलत हो रहे हैं या एक से ज़्यादा सही हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो बेटा 2a/a, ठीक है, a1/a2 क्या आ जाएगा 2a/a, दैट इज़ 2। ठीक है, दूसरा देखो बेटा b/2b, ठीक है, b1/b2 क्या आ गया b/2b, जो कि क्या बन जाएगा 1/2। अब 2 और 1/2 सेम होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसका भी यूनिक सोल्यूशन आ गया, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है कंसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है। फोर्थ में देखते हैं x+3y = 11 और दिस। पहले तो बेटा इसको ना 2 को इधर जाके डिवाइड कर दो। ठीक है, पहले तो इसको आसान कर लो, 2 को दूसरी तरफ जाके ना डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2x + 6y = 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a1/a2 क्या बन गया 1/2। ठीक है, अब a1/a2 क्या बन गया बेटा 1/2। ठीक है, b1/b2 देखें, b1/b2 बन गया 3/6, b1/b2 क्या बन गया 3/6, विच इज़ अगेन 1/2। चलो पहले दो तो ठीक आ गए। तीसरा देखो, तीसरा क्या बन गया 11/11, तीसरा क्या बन गया बेटा 11/11, जो कि 1 होता है। अब देखो पहली दो रेशो सेम है, तीसरी रेशो सेम नहीं है, यानी कि ये नो सोल्यूशन है, पैरेलल लाइन है, और नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है इनकंसिस्टेंट। हमें क्या बताना था कंसिस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गई। ठीक है, चलिए फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ मेन क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बाकी तो रेशो वाले थे वो तो मुझे उम्मीद है अब तक आपको अच्छे से आगे होंगे, इतने अच्छे से कर लिए हमने। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस λx+3y = -7 एंड 2x + 6y = 14 टू हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लैम्डा शुड बी 1। वो कह रहा है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं तो लैम्डा 1 ही होगा। चेक करके देख लेते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं तो तीनों रेशो सेम होगी ना, तीनों को सेम कर लो भाई। a1/a2 यानी λ/2, a1/a2 का मतलब क्या हो गया बेटा λ/2, किसके इक्वल आएगा b1/b2 यानी कि 3/6, b1/b2 क्या हो गया बेटा 3/6, और c1/c2 क्या आएगा बेटा -7/14, दोनों इक्वल टू के एक तरफ ही हैं, -7/14, -7/14। अब यहाँ से क्या आ गया λ/2 = 1/2 = -1/2। ये अगेन प्रॉब्लम आ गई, अभी तो हम एमसीक्यू में पिछली एक्सरसाइज में करके आए थे। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये तीनों सेम होंगे। अब लैम्डा की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो, इन दोनों पे तो कोई असर नहीं है, ये तो हमेशा अनइक्वल ही रहेंगे। ठीक है, ओके, तो नो सच लैम्डा पॉसिबल, तो नो सच लैम्डा पॉसिबल, इसको लैम्डा बोलते हैं बेटा, नो सच लैम्डा पॉसिबल सच दैट इट हैज़ कौन सा सोल्यूशन, कौन सा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लैम्डा पॉसिबल नहीं है ताकि हमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन मिल जाए, और उसने क्या बोला था लैम्डा 1 होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी ना। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी दिस एंड दिस हैव यूनिक सोल्यूशन। उसने बोला सी की कोई मर्जी वैल्यू उठा लो, इसका सोल्यूशन हमेशा यूनिक ही आएगा। चेक कर लो भाई साहब, a1/a2 क्या आएगा 1/5, a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई 1/5, b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी -2/-10, b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा -2/-10, जो कि अगेन 1/5 होगा। लो जी, तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब a1/a2 और b1/b2 तो सेम आ गए, लेकिन यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है इनको सेम नहीं आना होता। ये तो सेम आ गए, सेम आ गए का मतलब क्या होगा यहाँ तो लाइन से कोइंसिडेंट होगी, यहाँ लाइन पैरेलल होगी, यानी कि यूनिक सोल्यूशन तो बचा ही नहीं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई फॉल्स होगी। मेरी बात को समझ गए, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। x = 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये हम अभी तो ग्राफ बना के हटे हैं, x = 7 लाइन है, ये x एक्सिस है, x = 7 कौन सी लाइन होगी x = 7 कुछ इस तरह की लाइन होगी। ठीक है, ये किसके पैरेलल है बेटा y एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, किसके पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल है ना, और उसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी बेटा फॉल्स होगी। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ही क्या थी फॉल्स थी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे अपने 3.1 और 3.2
नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, बड़ी मज़ेदार तरीके से करेंगे बेटा, प्लीज़ ज़रूर देखना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसमें मैंने गलती कर दी थी इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। देखना क्या गलती की थी, वो गलती आपने भी नहीं करनी। जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, द सेकेंड वन इज 12y प्लस 6x इक्वल्स टू 6। बेटा अब ये नहीं करने बैठ जाना a1/a2 b1/b2, क्यों? बिकॉज ये y की टर्म है, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, ये y की टर्म, बातों को समझे ना। तो पहले इनको रीअरेंज करके लिखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ है, सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 6x प्लस 12y इक्वल्स टू 6। अब इनको कंपेयर करो, a1/a2 करोगे 2/6 दैट इज़ 1/3, b1/b2 करोगे 4/12, 4/12 का मतलब आ गया 1/3। ओके, अब c1/c2 करोगे 3/6 जिसका मतलब है 1/2। अब फर्स्ट टू टर्म सेम आ गई, थर्ड टर्म सेम नहीं आई, इट मीन्स पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस का मतलब नो सोल्यूशन ही होता है, और वही तो हमें चाहिए था, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ठीक है। ओके, अब सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें भी ये वाली गलती नहीं कर देनी, देख लो ठीक है ना, कितने सिली सिली मिस्टेक्स हैं, ये पेपर में नहीं करके आनी। -2x माइनस 3y इक्वस टू 1, -2x माइनस 3y इक्वस टू 1। सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करके लिखो, 4x पहले 6y बाद में, 4x प्लस 6y इक्वस टू -2, 4x प्लस 6y इक्वस टू -2। यहाँ से a1/a2 देखोगे वो आ जाएगा -1/2, यहाँ से b1/b2 देखोगे -3/6 वो भी -1/2, यहाँ से c1/c2 देखोगे वो 1/-2 जो कि -1/2 ही तो होता है, यानी कि तीनों सेम आ गए। तीनों सेम आने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन में क्या पूछा, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि सेकंड वाला जो है वो ठीक होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी, सीधा आप इसी को a1/a2 b1/b2 कर लो, इनको देख लेना, अरेंज कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, सेम है, इसमें भी गलती नहीं कर देनी। ये देखो फर्स्ट टर्म आपकी, फर्स्ट टर्म बोल रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन आपकी है -3x माइनस 4y इक्वल टू 12, इनको भी अरेंज करके लिखो, ये 3x है ये पहले आएगा, ये प्लस 4y है ये बाद में आएगा, इक्वल्स टू 12 आ गया। ठीक है, इन्हीं पे a1/a2 b1/b2 नहीं करने बैठ जाना। ठीक है, यहाँ पे a1/a2 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर b1/b2 करोगे क्या आएगा, वो भी -1 आएगा, लेकिन c1/c2 करोगे वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, अब a1/a2 b1/b2 सेम है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, यानी कि नो सोल्यूशन आएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इनफाइनाइट या यूनिक, लेकिन यहाँ पर नो सोल्यूशन आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगी, ठीक नहीं होगी। ठीक है।